सोरियासिस एक ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें अराउंड 20 to 30% लोगों को गठिया भी हो सकता है। तो सोरियासिस वाले पेशेंट्स को जब जॉइंट्स की स्वेलिंग, पेन, स्टिफनेस या जकड़न रहती है तो उसे सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं। कुछ तो हम आईज की बीमारियां ही ट्रीट करते हैं, जैसे कि यूवियाइटिस नाम की एक डिजीज होती है जिसमें आंख की जो ये ब्लैक झिल्ली है जिसे आइरिस कहते हैं वो सूज जाता है। तो आयराइटिस या यूवियाइटिस के पेशेंट को आंख में लालपन, धुंधलापन और आंख में दर्द, तीनों सिम्टम एक साथ होते हैं। ये एक एग्जाम्पल है ऑटो इम्यून डिजीज का। अगर आपको गठिया के लक्षण आ रहे हैं तो रोमेटोलॉजिस्ट ही वो डॉक्टर हैं जो उसका ट्रीटमेंट सही से कर सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुब्रत आर्य। सबसे पहले तो सर मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सुब्रत आर्य है। मैं एक रूमेटोलॉजिस्ट हूँ। रूमेटोलॉजिस्ट मतलब गठिया रोग और ऑटो इम्यून बीमारियों का विशेषज्ञ। मैं नोएडा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 128 नोएडा, और मेरा क्लिनिक है सेक्टर 39 में। सर जैसे कि आपने बताया, जो जिस चीज़ के आप डॉक्टर हैं, इस चीज़ के बारे में लोगों को अवेयर नहीं है, लोगों को नहीं पता कि ये होता क्या है। इससे जुड़ी जो अलग अलग बीमारियां, लोग उसके पास डॉक्टर के पास जाते हैं उन्हें लेके। तो ये वर्ड होता क्या है, रूमेटोलॉजिस्ट है क्या? रूमेटोलॉजी एक मेडिकल सब स्पेशलिटी है जिसमें हम प्रीडोमिनेंटली 3 चीजों को ट्रीट करते हैं। और उदाहरण के तौर पे मैं पहले बताना चाहूंगा, जैसे कि अगर किसी को हार्ट की डिजीज है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, किसी को किडनी की डिजीज है तो वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, किसी को पेट की समस्या है तो वो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। अगर आपको गठिया, ऑटो इम्यून बीमारियां या शरीर के अंदर कहीं भी दर्द होने की प्रॉब्लम है तो जो मेडिकल स्पेशलिटी जिसके पास आपको जाना चाहिए उसे रोमेटोलॉजी कहते हैं। तो रोमेटोलॉजी मेडिसिन की वो सुपर स्पेशलिटी या सब स्पेशलिटी है जो इन 3 चीजों से डील करती है: क्रॉनिक बॉडी पेन, गठिया यानी जोड़ों की बीमारियां, और ऑटो इम्यून डिजीजेस। ऑटो इम्यून बीमारियां शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं। उसके अनुसार उन पेशेंट्स का ऑटो इम्यून बीमारियों का ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। सर में किन किन तरह की बीमारियां शामिल हैं, मतलब कैसे पता चलेगा कि उसे इस तरह की बीमारी है? तो सबसे कॉमन, जैसे मैंने आपको कहा कि हम जोड़ों की बीमारियां या गठिया देखते हैं। गठिया अपने आप में किसी बीमारी का नाम नहीं है। गठिया शब्द का अर्थ है जोड़ों के अंदर दर्द, सूजन और जकड़न। तो गठिया अपने आप में 100 से ज्यादा प्रकार के होते हैं। जो गठिया सबसे कॉमनली लोगों को पता है वो है जो ओल्ड एज में घुटनों की प्रॉब्लम होती है, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। बट उसके अलावा कई और प्रकार के गठिया होते हैं जो ऑटो इम्यून बीमारियां हैं और वो यंग लोगों में होती है। ऑटो इम्यून मतलब आपका इम्यून सिस्टम आपके खुद के ही टिश्यूज और जॉइंट्स को डैमेज कर रहा है, जिसकी वजह से उनमें सूजन, जकड़न, दर्द और बिना ट्रीटमेंट के टेढ़ापन भी आ सकता है। उदाहरण के तौर पे यंग फीमेल्स में कॉमन डिजीज होता है जिसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, जिनमें उंगलियों के जॉइंट्स में सूजन, जकड़न, दर्द होता है और ये लॉन्ग टर्म के अंदर मल्टीपल जॉइंट्स को अफेक्ट करता है और बिना ट्रीटमेंट के जॉइंट्स में टेढ़ापन लेकर आ सकता है। ऐसे दूसरा एक कॉमन गठिया होता है जो कमर का होता है, इसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। ये यंग पुरुषों में ज्यादा कॉमन होता है। ये HLA-B27 नामक टेस्ट के साथ एसोसिएटेड होता है और इसके अंदर भी ना ट्रीटमेंट करने से लॉन्ग टर्म के अंदर कमर के अंदर जकड़न, कमर की बोन्स का फ्यूजन और स्पाइन में टेढ़ापन आ सकता है। तो इस तरह और कई सारे प्रकार के गठिया होते हैं जिनका ट्रीटमेंट रोमेटोलॉजी में होता है। तो जैसे हम देखते हैं कि आजकल इन बीमारियों के लिए लोग पहले तो होम ट्रीटमेंट यूज करते हैं, जो होम रेमेडीज है लोग पहले ज्यादातर वही करते हैं। उसके बाद लोग ऑर्थोपेडिक के पास चले गए, या अगर इससे रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम है तो किसी और डॉक्टर्स को दिखा लिया। मतलब लोग इस वक्त से अवेयर ही नहीं, तो इनके पास आते ही नहीं है। तो इसमें क्या रहता है? देखिए, ऑर्थोपेडिक एक सर्जिकल ब्रांच है और जॉइंट्स की डिजीजेस के बारे में रोमेटोलॉजी की अवेयरनेस न होने के कारण पहला कांटेक्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन से होता है। अगर आपको गठिया के लक्षण आ रहे हैं तो रोमेटोलॉजिस्ट ही वो डॉक्टर हैं जो उसका ट्रीटमेंट सही से कर सकते हैं। रही बात होम रेमेडी की, अगर किसी को कोई माइनर चोट लग गई, चलते हुए पांव ट्विस्ट हो गया, भारी सामान उठाने में कोई इंजरी हो गई, तो ऐसे लोग घर पे कभी कोई बाम लगा लेते हैं, गर्म सिकाई या बर्फ कर लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो ऐसी चीजों की होम रेमेडी करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अगर गठिया शुरू होता है उसके लक्षण अलग होते हैं।
जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के शुरुआती लक्षण हैं जिसमें मॉर्निंग में उंगलियों में बहुत जकड़न रहती है, आमतौर पे फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है, अराउंड 3 टाइम्स ज्यादा फीमेल्स अफेक्टेड होती है मेल्स के मुकाबले, और सुबह उठने में उनको मूवमेंट करने में दिक्कत होती है। कुछ हफ्तों महीनों के बाद जॉइंट्स में स्वेलिंग भी आ जाती है। अगर किसी को ऐसे लक्षण हैं तो उन्हें रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर किसी को कमर दर्द है और रात को 3-4 बजे कमर दर्द से नींद खुल जाती है, सुबह उठने में स्टिफनेस होती है और जैसे जैसे वो मूवमेंट करते हैं, एक्टिविटी करते हैं और पेन कम हो जाता है, तो ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी का शुरुआती लक्षण हो सकता है। ऐसी प्रॉब्लम हो तो भी रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर किसी को गाउट का अटैक आ रहा है, यानी कि यूरिक एसिड बढ़ने से पांव के अंगूठे में या एंकल में एक्यूट स्वेलिंग आती है, पेन आता है, तो भी वो एक प्रकार का गठिया है, उसके लिए भी रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना होता है। तो बीमारियां तो कई सारी हैं, जो कॉमन है मैंने आपको उनके बारे में बताया। ऑर्थोपेडिक से अलग क्या है कि ऑर्थोपेडिक सर्जिकल फील्ड है। अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है, इंजरी हुई है, चोट लगी है, चोट लगने की वजह से सूजन आई है, या किसी को बोन ट्यूमर है, कैंसर है, नी की सर्जरी करानी है, तो ये सारी चीजें ऑर्थोपेडिक के अंदर आती है। तो जैसे देखते हैं कि काफी सारी बीमारियां जो बच्चों को भी होती है, तो ये वाली बीमारियां बच्चों को भी रहती है? हाँ जी, तो क्योंकि मैंने कहा कि ऑटो इम्यून डिजीज है, ये किसी भी एज में हो सकते हैं, एज यंग एज 1 वीक ओल्ड बेबी और एज ओल्ड एज 100 ईयर ओल्ड पर्सन। तो ये बीमारियां किसी भी एज में हो सकती हैं, लेकिन जैसे हर बीमारियों का कॉमन एज ग्रुप होता है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कॉमन एज ग्रुप है 20 से लेके 40-45 के बीच में। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो कमर का गठिया है, उसकी कॉमन एज ग्रुप है अगेन 20 से लेके 42-45। लूपस एसएलई एक बीमारी है जिसमें फीमेल्स को जॉइंट्स की प्रॉब्लम के साथ और बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे फीवर, स्किन रैशेस, फेस पे रेडनेस आना जिसे बटरफ्लाई रैश भी कहते हैं, मुंह में छाले होना, बाल गिरना, वेट लॉस होना, सांस फूलना, ये वाली प्रॉब्लम 15 to 45 के बीच में कॉमन होती है। लेकिन ये तो कॉमन एज ग्रुप हो गया। अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये बीमारियां बहुत छोटी उम्र के बच्चे से लेके बहुत बुजुर्ग व्यक्ति तक किसी भी एज में स्टार्ट हो सकती है। सर ये जेनेटिक भी रहते हैं, जैसे किसी के पेरेंट्स को है देन उनसे? यस, तो जैसे मैंने आपको HLA-B27 का एक उदाहरण दिया था, ये एक्चुअली जीन का ही नाम है और ये जीन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स में देखा जाता है। अराउंड 90% एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स के अंदर ये जीन मौजूद है और 10% एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इस जीन के बिना भी उनको बीमारी हो सकती है। तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्योंकि जीन से रिलेटेड बीमारी है, ये नेक्स्ट जनरेशन में बच्चों में जाएगी, इसका अराउंड 10 to 20% चांस होता है। अगर रोमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें, जिनमें उंगलियां से सूजन जकड़न शुरू होती है, ये फ्यूचर जनरेशन में जाएगी, इसका चांस अराउंड 5 to 10% होता है। तो इसीलिए अलग अलग बीमारियों का जेनेटिक बैकग्राउंड या जीन से ट्रांसफर होने का रिस्क अलग अलग है। जैसे हम देखते हैं कि जो बीमारियां आजकल लोग उनको कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन कर लिया, जिम कर लिया या योगा क्लासेस ज्वाइन कर लिया, तो उससे कंट्रोल हो जाती है या खत्म हो जाती है? एक्चुअली सारी ऑटोइम्यून बीमारियों के अंदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दो व्यक्ति हैं और दोनों को सेम बीमारी है, सो दोनों को सेम दवाइयां चल रही हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है, वॉक करता है, योगा करता है, मेडिटेशन करता है, स्मोकिंग नहीं करता है, अल्कोहल नहीं लेता है, डाइट अच्छी रखता है और नींद पूरी लेता है, और दूसरा व्यक्ति जो कुछ भी नहीं करता है, सेम लेवल ऑफ बीमारी, सेम दवाइयां, लेकिन जो अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है उसकी बीमारी ज्यादा अच्छी कंट्रोल होगी और विद टाइम उनकी दवाइयां भी कम हो सकती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्मोकिंग है, क्योंकि जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है यंग मेल्स में ज्यादा कॉमन है, तो जो लोग स्मोक करते हैं उनकी बीमारी भी ज्यादा सीवियर होती है, उसका फ्यूचर का आउटकम भी ज्यादा अच्छा नहीं होता और ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स भी बहुत कम हो जाता है। सर इससे जो भी हमने डिस्कस किया उससे आईज में भी इफेक्ट पड़ता है, आई साइट्स वगैरह में भी? जैसे मैंने कहा कि हम सारी ऑटोइम्यून डिजीजेस देखते हैं, तो इस सवाल का जवाब मैं दो तरह से दूंगा। कुछ तो हम आईज की बीमारियां ही ट्रीट करते हैं, जैसे कि यूवियाइटिस नाम की एक डिजीज होती है जिसमें आंख की जो ये ब्लैक झिल्ली है जिसे आइरिस कहते हैं वो सूज जाता है। तो आयराइटिस या यूवियाइटिस के पेशेंट को आंख में लालपन, धुंधलापन और आंख में दर्द, ये तीनों सिम्टम एक साथ होते हैं। ये एक एग्जाम्पल है ऑटो इम्यून डिजीज का। तो कई बार तो पेशेंट आंख की प्रॉब्लम लेकर ही हमारे पास आते हैं,
दूसरा ये है कि उनको ऑलरेडी एक ऑटो इम्यून डिजीज है पहले से और उसकी वजह से आंख में असर पड़ रहा है। जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स के अंदर आंखों में मुंह में सूखापन बड़ा कॉमन है, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट्स के साथ साथ जो आंसू बनाने वाले ग्लैंड है उनमें भी डैमेज होता है। तो टीयर प्रोडक्शन कम होने की वजह से आंखों में हमेशा ड्राइनेस और जैसे आंख में रेत सी पड़ी हो ऐसा फील होता है। कुछ लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ आई में दूसरी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, जैसे कि स्क्लेराइटिस। उसमें जो आंख का व्हाइट वाला पार्ट है वो लाल हो जाता है और काफी इंटेंस पेन होता है। तो आंख के अंदर भी रोमेटोलॉजिकल और ऑटोइम्यून बीमारियां अलग अलग तरह से इफेक्ट कर सकती हैं। तो स्टेरॉइड भी इसमें यूज किया जाता है? स्टेरॉइड यूज किया जाता है, पर स्टेरॉइड कभी भी अकेला ट्रीटमेंट नहीं है। स्टेरॉइड कभी भी बहुत हाई डोज में नहीं दिया जाता और स्टेरॉइड कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं दिया जाता। हम हमेशा ये ट्राई करते हैं कि या तो बिना स्टेरॉइड के ही पेशेंट को ट्रीट कर दें, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें स्टेरॉइड लाइफ सेवर का काम करते हैं। जैसे कि सपोज किसी को किडनी डिजीज है, यूरिन के अंदर काफी हाई मात्रा में प्रोटीन लीक हो रहा है, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, किडनी फेल होने का रिस्क है। ऐसे पेशेंट को सिर्फ हाई डोज स्टेरॉइड ही बचा सकते हैं किडनी को फर्दर डैमेज होने से, और हाई डोज देने के कुछ दिन के अंदर ही हम स्टेरॉइड को धीरे धीरे कम करके बंद कर देते हैं और बाकी दवाइयों को चलने दे देते हैं। कुछ मसल्स की बीमारियां हैं जिसे मायोसाइटिस कहते हैं, उसमें भी हाई डोज स्टेरॉइड चाहिए होते हैं। कुछ आंख की तकलीफ है जिसमें हाई डोज स्टेरॉइड चाहिए होते हैं, बट स्टेरॉइड सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम इनको देते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया उसमें आपने बताया कि इससे जो प्रॉब्लम है वो अंदर भी होती है, तो लंग्स वगैरह भी इससे इफेक्ट है? अब जैसे मैंने कहा हम ऑटो इम्यून डिजीज देखते हैं, तो लंग के भी ऑटो इम्यून डिजीज देखते हैं, और जो एग्जिस्टिंग आर्थराइटिस और बाकी बीमारियां हैं वो भी लंग को अफेक्ट कर सकती हैं। सबसे कॉमनली जो हम लंग का ऑटो इम्यून डिजीज देखते हैं उसको ILD कहते हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। अब इंटरस्टिशियल लंग डिजीज रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया के साथ भी हो सकता है और इंडिपेंडेंटली भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कोई पेशेंट है जिसको ऑलरेडी गठिया है और उसको अब सांस फूलने लगी, खांसी आने लगी, तो CT स्कैन किया तो ILD पता चला। दूसरा पेशेंट ऐसा भी हो सकता है जिसको कोई गठिया नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ लंग्स के सिम्टम्स हैं और उसका CT स्कैन किया गया तो उसको ILD डायग्नोज हुआ। तो दोनों टाइप के पेशेंट्स हमारे और लंग स्पेशलिस्ट यानी पल्मोलॉजिस्ट के रेगुलर दोनों के ट्रीटमेंट में रहते हैं। और किसी को अगर स्किन इन्फेक्शन है और अगर उसे ये बीमारियां हैं तो उस पर कैसे ट्रीट किया जाए? स्किन इन्फ्लेमेशन शायद आप कहना चाह रहे हैं, इन्फेक्शन तो मतलब बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन हो गया, वो अलग चीज है। कुछ डिजीज में स्किन इन्फ्लेमेशन होती है, उसमें सबसे कॉमन है सोरियासिस। सोरियासिस एक ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें अराउंड 20 to 30% लोगों को गठिया भी हो सकता है। तो सोरियासिस वाले पेशेंट्स को जब जॉइंट्स की स्वेलिंग, पेन, स्टिफनेस या जकड़न रहती है तो उसे सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं। और दूसरी साइड से भी ये पॉसिबल है, जैसे मैंने कहा था SLE या लूपस एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें कॉमनली स्किन अफेक्ट होता है। तो उन पेशेंट्स को क्या सिम्टम होता है, धूप में जाते ही फेस रेड हो जाता है, फेस बर्निंग लगने लगता है, जहां सनलाइट पड़ती है वहां पे रैशेस आ जाते हैं और जलन होने लगती है। तो हर ऑटो इम्यून डिजीज का एक अलग सिम्टम हो सकता है स्किन के अंदर। जैसे आजकल हम देखते हैं काफी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई, काफी सारी टेक्निक्स आ गई, मशीन आ गई, तो आप कैसे, अगर किसी को ऐसी कोई बीमारी है तो उसको मेडिसिन से ठीक किया जाता है या सर्जरी की जाती है? सारी ऑटो इम्यून डिजीज को मेडिकली मैनेज किया जा सकता है, प्लस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो मैंने आपको पहले भी बताए। सर्जरी सिर्फ उन पेशेंट्स में यूज होती है जिनमें क्रॉनिक बीमारी होने की वजह से जॉइंट्स में डैमेज हो गया। अगर हम किसी को अर्ली स्टेज में डायग्नोज करके अच्छे से ट्रीट करें तो जॉइंट्स में इतना डैमेज आता ही नहीं है कि कभी सर्जरी की जरूरत पड़े। लेकिन अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें, जो उम्र के साथ जोड़ों की घिसने की प्रॉब्लम है, जैसे कि सपोज कोई 60-year-old लेडी है, उनका वेट 75 to 80 kg है, घुटने उनके दर्द करते हैं, चलने में उनको कट कट आवाज आती है, थोड़े कदम चलते ही उनका दर्द से बिल्कुल चला नहीं जाता है, उनको रोज पेन किलर खाने की जरूरत पड़ती है। तो ये पेशेंट को बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है, ये एजिंग के साथ वियर एंड टियर होने की प्रॉब्लम है और इस तरह के पेशेंट को सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। हम इन पेशेंट्स को भी पहले वेट लॉस करने के लिए मोटिवेट करते हैं, फिजियोथेरेपी, घुटने की एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं, कुछ सप्लीमेंट शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये लोग पेन किलर ना खाएं, क्योंकि ओल्ड एज में पेन किलर खाने से किडनी में बुरा इफेक्ट जल्दी आ जाता है और किडनी डैमेज हो सकती है। तो अगर ये सारे चेंजेस काम नहीं करते हैं तो डेफिनेटली उन लोगों को फिर सर्जरी की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि लोगों की जो लाइफस्टाइल में डाइट बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है,
अगर कोई भी बीमारी है तो उसका सबसे पहला जो मेन रीजन होता है वो डाइट का होता है, तो इसमें भी डाइट का कुछ इशू? हाँ जी, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस या किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज के पेशेंट्स को डाइट में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए मैं वो आपको बताऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट है शुगर को बंद करना। जो हम चीनी, गुड़, शक्कर, किसी भी तरह का मीठा पदार्थ लेते हैं, कुछ लोग बोलेंगे गुड़ को आपने इसमें क्यों इंक्लूड किया, इवेंचुअली वो भी हमारे को बॉडी में शुगर में ही कन्वर्ट हो रहा है। तो जो भी मीठी चीजें ले रहे हैं ना वो इन्फ्लेमेशन बढ़ाती हैं। अगर हम प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, पैक्ड फूड खा रहे हैं, जैसे कि बिस्किट्स हो गए, ब्रेड हो गए, नमकीन हो गया, या आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, इन सब में बहुत हाई मात्रा में केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, कलर, शुगर, एडिटिव्स, इमल्सिफायर्स डले हैं। ये सारी चीजें इन्फ्लेमेशन बढ़ाती हैं। इसके अलावा हाई फैटी फूड हो गया, तला हुआ हो गया, मैदा हो गया, ये सारी चीजें इन्फ्लेमेशन बढ़ाती हैं। तो इन सबको बंद करना बहुत जरूरी है। हाई फाइबर, लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट, हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि हम दाल खा सकते हैं क्या, हम चावल छोड़ दें क्या, हम आलू छोड़ दें क्या। कोई ये नहीं पूछता कि हम मिठाई छोड़ें, हम समोसे छोड़ें, कचौड़ी छोड़ें, हम बिस्किट छोड़ें। उनको लगता है कि वो तो नॉर्मल है, और वो ऐसा महसूस करते हैं कि जो हम डेली खा रहे हैं ना वो खराब है। तो बिल्कुल उल्टा है एक्चुअली। हेल्दी नेचुरल डाइट को छोड़ने की, चेंज करने की जरूरत आमतौर पे नहीं होती है। शुगर, प्रोसेस्ड फूड जो हम बाहर से एडिशनल खा रहे हैं उसको छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें प्रूवन है। अब अगर किसी पेशेंट को लगे कि मैंने दाल खाने से मेरे को दिक्कत होती है, 10 तरह की दालों में कोई एक पर्टिकुलर दाल सूट नहीं करती है, तो वो उस चीज को अपने आप एलिमिनेट कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी दालें छोड़ दे। अगर कोई वेजिटेरियन पेशेंट सारी दालें छोड़ देगा तो उनका बॉडी का प्रोटीन इंटेक ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए उनको नेचुरल डाइट पे रहना चाहिए, और नेचुरल में जो चीज सूट नहीं करनी चाहिए उसे छोड़ देना चाहिए। तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई पेशेंट जिन्हें ये बीमारियां हैं तो उन्हें उस टाइम पे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। नोएडा में, दिल्ली में होते हुए भी हम पेशेंट्स देखते हैं जो हमारे पास डिफॉर्मिटी के साथ आते हैं, हाथ पांव टेढ़े होने की वजह से आते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो ये नहीं पता कि डायग्नोसिस क्या है, प्रॉब्लम क्या है। शुरुआत में अगर जोड़ों में सुबह जकड़न रहती है तो उसे इग्नोर किया जाता है। उसके बाद जब सूजन आती है तो घरेलू और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ट्राई की जाती है। इतने लोग सोशल मीडिया पे क्लेम कर रहे हैं हम इस गठिया को जड़ से खत्म कर देंगे, हम उसको जड़ से खत्म कर देंगे। पेशेंट वहां पे बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। जब तक हमारे पास आते हैं तब तक ऑलरेडी जॉइंट्स टेढ़े हो चुके होते हैं। उस चीज को पूरी तरह बचाया जा सकता है मॉडर्न मेडिकल साइंस के द्वारा। और ज्यादातर लोगों को जो लगता है कि एलोपैथी में सिर्फ स्टेरॉइड और पेन किलर यूज होते हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। इसीलिए रोमेटोलॉजी एक अलग ब्रांच है, क्योंकि हम लोग बिना इन मेडिसिन के पेशेंट्स का आर्थराइटिस और ऑटोइम्यून डिजीजेस को ट्रीट करते हैं। तो अर्ली स्टेज पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास रोज रोमेटोइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स आते हैं जिनको कई साल से प्रॉब्लम है, और जब वो डिफॉर्मिटी के साथ आते हैं ना तो डिफॉर्मिटी को रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो उस डिफॉर्मिटी को होने से बचाना, किसी भी प्रकार के ऑटोइम्यून डिजीज में, चाहे वो किडनी का हो तो किडनी फेल होना बचाना, अगर वो लंग्स का हो तो लंग्स का प्रॉपर फंक्शन मेंटेन करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड रेगुलर ट्रीटमेंट में रहना। तो इसी के साथ जो हमारी ऑडियंस है जो आज ये वीडियो देख रही है, आप उन्हें किस तरीके से एडवाइस करेंगे, क्या सजेशन देंगे कि वो अपने डेली लाइफस्टाइल को कैसे बैलेंस करके चले कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो? देखिए, हम लाइफस्टाइल से ऑटोइम्यून बीमारियों को 100% बचा लें ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे पास मैराथन रनर्स, योगा ट्रेनर्स भी आते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि अगर डिजीज हो जाए तो उसको ट्रीट करना है। अगर हम बात करें कि हम क्या करें कि हम उसको थोड़ा सा प्रिवेंट कर सकें, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइफस्टाइल चेंज है मैं आपको दोबारा बताऊंगा। एक हेल्दी नेचुरल डाइट रखिए। आजकल हर किसी के फोन में एप्स हैं कि एक क्लिक किया और आप कुछ भी ऑर्डर करके कुछ भी खा सकते हो। उस चीज को अवॉइड करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना चाहिए। शुगर इनटेक मिनिमम या बिल्कुल जीरो रखना चाहिए। स्मोकिंग कम से कम 90% ऑटोइम्यून बीमारियों के लिए रिस्क फैक्टर है, उसको पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। इतने सारे रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं जहाँ पे हुक्का का कंसेप्ट चल रहा है। वो सोचते हैं हम अगर तंबाकू नहीं ले रहे तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। हुक्का पीना भी आपके लंग्स को डैमेज करता है और ऑटोइम्यून डिजीज का रिस्क फैक्टर बढ़ाता है। ओबेसिटी को टैकल करना, मोटापा भी ऑटोइम्यून डिजीज का रिस्क फैक्टर है और कई बीमारियों का रिस्क फैक्टर है। और बहुत कॉमन और बड़ी प्रेवलेंट प्रॉब्लम है एयर पॉल्यूशन। एम्स दिल्ली ने अभी स्टडी पब्लिश की है कि एयर पॉल्यूशन भी ऑटोइम्यून बीमारियों के रिस्क फैक्टर को बढ़ाता है।
तो अपने लेवल पे हम जितना अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, जितना हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकें, स्मोकिंग, अल्कोहल और बाकी चीजों से दूर रहें और रेगुलर एक्सरसाइज और वेट मेंटेन करें, तो आई थिंक इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। तो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।